तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे दैट इज रेजोनेंस। व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस का मतलब क्या है पहले हम लोग समझेंगे। ऑलरेडी हम लोग का लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं सीरीज रेजोनेंस के बारे में, फिर भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करेंगे ताकि जो क्लास में एब्सेंट थे वो फिर से थोड़ी रेजोनेंस जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ ले, ताकि ये तुम्हारे सेमेस्टर के एग्जाम में ये बहुत ही काम में आएगा। क्योंकि एसी रेजोनेंस एसी सर्किट में होता है और एसी सर्किट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी देखे हो यूनिट 1 में हम लोग ऑलरेडी एक खाली डीसी पढ़े थे। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 इसमें दो डीसी था, और उसके बाद यूनिट 3, 4 एंड 5 ऑल आर कवर्ड द एसी सिस्टम। ओके, तो एसी सिस्टम ही ज़्यादातर पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग के जो आसपास ज़्यादातर जो नेटवर्क हम लोग के पास है वो दैट इज़ एसी नेटवर्क। घर में जो करंट बिजली आती है वो दैट इज़ एसी। तो चारों तरफ हम लोग का एसी है। तो एसी में क्या क्या होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है इस, तो क्या क्या फेनोमेना हो रहा है। जैसे ये रेजोनेंस एक फेनोमेना है, मतलब एक मतलब घटना है, इंसिडेंट है जो कि एसी सिस्टम में देखने को मिलता है। रेजोनेंस डीसी में नहीं मिलता है देखने को। उसका कारण क्या है? क्योंकि एसी में जो इंडक्टर और कैपेसिटर का इफेक्ट होता है वो एसी में देखने को मिलता है। डीसी में इंडक्टर शॉर्ट सर्किट जैसा काम करता है, स्टेडी स्टेट कंडीशन में शॉर्ट सर्किट जैसा काम करता है, और कैपेसिटर ओपन सर्किट जैसा काम करता है। ठीक है, लेकिन एसी में इसका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो इसलिए जो रेजोनेंस सर्किट होते हैं तो उनमें इंडक्टर कैपेसिटर ये दोनों ही रहेगा। ठीक है, दोनों दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, क्योंकि ये एनर्जी स्टोर करता है। इंडक्टर क्या करता है? इंडक्टर किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है? मैग्नेटिक फॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। और कैपेसिटर में एनर्जी कैसे स्टोर होता है? उसमें होता है स्टैटिक चार्ज के फॉर्म में। चार्ज प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, प्लेट के नीचे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ऐसे स्टैटिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वहाँ पे हम लोग को मिलता है, और इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग तरीके से एनर्जी को स्टोर करता है, ताकि हम लोग बाद में जाके इसी एनर्जी को हम लोग क्या करें? यूज कर पाए। ठीक है, तो तो वही चीज हम लोग यहाँ पे रेजोनेंस के बारे में सुनेंगे। ठीक है, तो रेजोनेंस हम लोग को ऑलरेडी मैं हिंदी वाला टर्म बोल दिया हूँ, अनुनाद। लेकिन कभी भी हिंदी में मत रहना, क्योंकि रेजोनेंस एक जो आगे जितना पढ़ोगे, हायर स्टडीज करोगे, तो उसमें इंग्लिश का टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज तुम अच्छे बुक्स नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, जो दूसरी लैंग्वेजेस में है। ठीक है, तो उसको अच्छे से मतलब बहुत इंग्लिश इंग्लिश वाला जो बुक्स है, फॉरेन राइटर के बुक्स है, बहुत अच्छे अच्छे बुक्स है। अच्छे अच्छे मतलब कॉन्सेप्ट वाइज अच्छा बुक्स है। ठीक है, क्योंकि ये सभी डेवलप कहाँ पे किया गया है? इंग्लिश उसके लिए किया गया है। मतलब बाहर के देशों में ये सब चीज़ इन्वेंट किया गया है, तो उसमें ज़्यादा उस लैंग्वेज में ये बिल्डअप किया गया है, इसलिए उस लैंग्वेज को थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा, अदरवाइज ये समझना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, क्योंकि अभी इतना अभी भी बहुत सारे हिंदी बुक्स आ गए होंगे, तो देख सकते हो, तो वो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के कौन सा बुक अच्छा है। ठीक है, लेकिन रेजोनेंस जो चीज़ है वो एक बेसिकली फिनोमिना है, एक घटना है जो कि इसी सर्किट में होता है। ठीक है, तो हम लोग इसके अंदर में चलते हैं। ठीक है, तो रेजोनेंस बेसिकली टू टाइप्स होता है। ऑलरेडी हम लोग पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज सीरीज रेजोनेंस, सीरीज रेजोनेंस, और एक होता है पैरेलल रेजोनेंस। ठीक है, अब सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस का मतलब क्या आता है? ये मतलब आता है सीरीज से और पैरेलल से। मतलब मेरे पास जो सर्किट है, हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि सीरीज सर्किट क्या होता है, पैरेलल सर्किट क्या होता है। अगर डीसी में हम लोग देख चुके हैं कि दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड होगा तो क्या होगा? ऐसे कनेक्टेड होगा। एक ये वाला
एक रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल दूसरा रेजिस्टेंस के इन टर्मिनल स्टार्टिंग टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाता है। मतलब सीरीज का मेन फंडा क्या है कि उन दोनों में करंट सेम होगा और उसके दोनों कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज सेम भी रह सकता है, अलग भी रह सकता है। सेम कब रहेगा? जब इसके रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि करंट तो सेम हो रहा है। तो ये वी आर वन वोल्टेज से अगर वी आई आर वन होगा, वी आर वन क्या होगा? आई इंटू आर वन होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। सिमिलरली वी आर टू क्या होगा? सेम करंट फ्लो कर रहा है लेकिन रेजिस्टेंस अलग है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है? अलग है। तो वी आर वन अलग होगा, आर वन, और यहाँ पे आर टू होगा। यहाँ पे आर वन और ये आर टू है। अगर मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, आर वन और आर टू का वैल्यू अलग अलग है, तो इसमें सेम करंट अगर फ्लो होगा तो उसके अक्रॉस वोल्टेज भी अलग अलग होगा, क्योंकि आर वन आर टू का वैल्यू अलग है। वी आर वन और वी आर टू कब सेम होगा? जब आर वन और आर टू का वैल्यू सेम होगा। तो करंट भी सेम हो रहा है, रेजिस्टेंस का वैल्यू भी सेम हो रहा है, तो वोल्टेज भी क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो वोल्टेज सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, लेकिन करंट हमेशा सेम रहेगा। और पैरेलल सर्किट में क्या होता है? पैरेलल सर्किट में दोनों रेजिस्टेंस, मैं डीसी का ही बात कर रहा हूँ, डीसी में जो हम लोग अभी तक मतलब इससे पहले इस कॉन्सेप्ट को देखे थे सीरीज पैरेलल के। तो उसमें क्या होता है? वहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल कब कनेक्ट होता है कि दोनों का नोड सेम होता है। जैसे इस रेजिस्टेंस का भी नोड क्या है? नोड ये वाला एक नोड है, ये वाला एक नोड है, मतलब दोनों पॉइंट, इन दोनों का दोनों टर्मिनल, इस रेजिस्टेंस का जो टर्मिनल है इस रेजिस्टेंस का सेम टर्मिनल है, दोनों एक ही पॉइंट पे। तो उन दोनों का अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा? सेम होगा। इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा? सेम होगा। तो दो मेन पॉइंट। सीरीज में क्या होता है? सीरीज में करंट सेम होता है और पैरेलल में क्या होता है? वोल्टेज। तो ये बहुत ही बेसिक चीज है जो सभी को जानना है। ये बहुत ही बेसिक चीज है कि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम रहता है, सीरीज सर्किट में करंट सेम रहता है। अब यहाँ पे पैरेलल सर्किट में तो बोल दिया वोल्टेज सेम, तो करंट क्या होगा? करंट जो ये यहाँ से आ रहा है, ये करंट का बेसिकली कितना पाथ मिल रहा है? यहाँ से आके ये एक पाथ मिल रहा है, ये एक पाथ मिल रहा है। तो दोनों करंट क्या हो सकता है? सेम भी हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। कैसे? अगर ये दो रेजिस्टेंस सेम होगा तो करंट क्या होगा? सेम होगा। अगर ये दो रेजिस्टेंस का वैल्यू डिफरेंट होगा तो करंट भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है, तो सीरीज और पैरेलल का पैरेलल समझ में आ गया क्या हुआ? तो यहाँ पे सीरीज रेजोनेंस का मतलब क्या है? मैं बोला था कि रेजोनेंस जो सर है एसी में होता है, और एसी में क्या होता है? रेजिस्टेंस और इंडक्टर और कैपेसिटर, ये तीनों कंपोनेंट है। ठीक है, ये मेरा सप्लाई है। ठीक है, सप्लाई है। ठीक है, अब ये तीनों कंपोनेंट अगर सीरीज में मैं कनेक्ट करता हूँ, इसको सीरीज में कनेक्ट करूंगा तो ऐसे कनेक्ट करूंगा ना, आर एल एंड सी। तो ये तीनों अगर सीरीज में कनेक्ट होता है तो उस टाइम जो रेजोनेंस कंडीशन होगा, रेजोनेंस क्या हो रहा है, क्या बेसिकली चीज है, वो हम लोग आ रहे हैं। लेकिन इसका इस सर्किट के लिए, अगर ये तो सर्किट में ही पढ़ रहे हैं ना, ये हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में ही होगा। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो रेजोनेंस होगा, और अगर सर्किट सीरीज कनेक्टेड है, मतलब सभी कंपोनेंट सीरीज में है, यहाँ पे देख लो। ठीक है, अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो उस रेजोनेंस को हम लोग सीरीज रेजोनेंस बताएंगे। सिमिलरली पैरेलल रेजोनेंस क्या होगा? तुम लोग ही बता पाओगे। एक सेकेंड, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। वन, एक सेकेंड एक सेकेंड, नेक्स्ट पेज में कैसे जाएंगे? हाँ, ठीक है, इसको हम लोग यस कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको इरेज कर लेते हैं, फिर आते हैं क्लियरली।
ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सीरीज रेजोनेंस की बात की। ठीक है, तो ये सीरीज सर्किट हो गया। अब हम लोग आते हैं पैरेलल। पैरेलल क्या होगा? तो पैरेलल का मतलब क्या है? पैरेलल कनेक्शन। तो इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस, तीनों क्या होगा? पैरेलल में कनेक्टेड होगा, ऐसे और यहाँ पे ऐसे। ठीक है, और मेरा सोर्स कैसे कनेक्ट होगा? पैरेलल में। तो सभी पैरेलल में कनेक्शन है। पहले क्या था? सीरीज में था। ठीक है, तो इस टाइप के जो अगर पैरेलल सर्किट है तो इसमें भी रेजोनेंस होगा। हम लोग बाद में देखेंगे कैसे होता है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस यहाँ पर भी होगा। तो ये किस सर्किट में हो रहा है? पैरेलल सर्किट में हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल रेजोनेंस। और ये ऊपर में जो हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीरीज रेजोनेंस। अब रेजोनेंस में आते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेंस। ये बेसिकली क्या कंडीशन है सर्किट का, कि क्या चीज है रेजोनेंस, हम किसको बोलते हैं? ठीक है, तो आते हैं रेजोनेंस। पहले हम लोग बताएंगे कि रेजोनेंस ऐसे में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस में उसके बाद आते हैं रेजोनेंस क्या चीज है। तो रेजोनेंस को समझने के लिए मैं जो हम लोग का क्लास हुआ था उसमें मैं बताया था कि एग्जाम्पल लिया था बेंजीन। बेंजीन का एग्जाम, केमिकल जो रेजोनेंस है उसका एक एग्जाम्पल लिए थे। तो यहाँ पे और थोड़ा इजीली समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ कि एक पेंडुलम। पेंडुलम सभी जानते हैं पेंडुलम क्या होता है। ठीक है, ये एक रस्सी है। रस्सी से मैं एक मास को, एक बॉल है, ठीक है, और उस बॉल को मैं कनेक्ट किया हूँ। तो इस बॉल को जो हम लोग बोलते हैं, इसको बॉब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉब। ठीक है, ये एक मास ऑफ सर्कुलर टाइप, इसको हम लोग बॉब बोलते हैं पेंडुलम के केस में। और इसको क्या बोलते हैं? इसको स्ट्रिंग बोलते हैं। जो रस्सी होता है उसको हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। दो टर्म होता है ये, बॉब एंड स्ट्रिंग। तो पेंडुलम में क्या होता है, एक रस्सी से हम लोग, ये फिक्स्ड है, ये क्या है? फिक्स्ड है, रेफरेंस है, जिस जिससे हम लोग रस्सी को यहाँ पे रखे हैं और रस्सी के आगे एक बॉब लगा दिए हैं। तो बॉब अब इस बॉब को मैं क्या कर रहा हूँ? एक फोर्स लगाऊंगा। तो एक फोर्स लगाते हैं तो बॉब क्या होगा? ऐसे घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। अगर ये जगह फ्रिक्शन लेस है तो क्या होगा? जितना फोर्स लगाएंगे उस हिसाब से क्या होगा? इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ये स्टेशनरी है। यहाँ पे मतलब कोई जब फोर्स नहीं लग रहा है तो यहाँ पे ये खड़ा है। ठीक है, हैंग कर रहा है इस पोजीशन में। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसको हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। अब इसको में फोर्स लगा दिए हैं तो ये क्या चलेगा? कुछ देर बाद फोर्स लगाने के बाद इधर चला गया और कुछ देर बाद इधर चला गया। तो ऐसे क्या हो रहा है? ये घूम रहा है। ठीक है, तो ठीक है, ये बॉब ऐसे घूम रहा है। ये थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा मतलब छोटा हो गया ये मैं ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, ये स्ट्रिंग से यहाँ पे ये मेरा बॉब है। ठीक है, अब ये बॉब ऐसे मूव कर रहा है। मतलब ये मेरा स्टेबल पॉइंट था। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये ए से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस साइड ये ए, इस साइड ये बी। मतलब यहाँ पे मैं एक फोर्स लगाया, एक मतलब एनर्जी में प्रोवाइड किया।
उसके मदद से ये यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे नहीं रुकेगा क्योंकि इसमें इसका एक फोर्स, इसमें एक मतलब मोमेंटम है, तो उसके वजह से वो फिर ए पोजीशन में आया और ये ऐसे ए टू बी ऐसे मूव करता रहेगा। इसको हम लोग ऑक्सीलेशन बोलते हैं। ऑक्सीलेशन मतलब कंपन, इसको ऑक्सीलेशन, ये ऑक्सीलेट करता रहेगा। अगर यहाँ पे कोई एयर नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ये ऐसे ही ऑक्सीलेट करता रहेगा। ठीक है, ये ऑक्सीलेट करता रहेगा। इस पॉइंट, ये पॉइंट में जाएगा मैक्सिमम, यहाँ पे ये पॉइंट में जाएगा मैक्सिमम, उसके बीच में ऐसे ऑक्सीलेट करता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीलेशन होगा, तो ऑक्सीलेशन में कितना टाइम लग रहा है, ऑक्सीलेशन में कितना टाइम लग रहा है। ऑक्सीलेशन एक बार ऑक्सीलेट किया, मतलब यहाँ से अगर मान लो ये जो पोजीशन है, ये क्या हुआ, यहाँ पे मैं फोर्स लगाया, इस पोजीशन में गया, बी में गया, फिर ए में आया, फिर एस पे आया, तो एक पूरा कंप्लीट मूवमेंट हुआ। तो इसको हम लोग एक साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वन साइकिल। कब हो रहा है, क्या हो रहा है वन साइकिल में, एस में था, मैं फोर्स लगाया, कहाँ पे गया, बी में गया, फिर तो रुका नहीं, फिर एस होते हुए कहाँ पे गया, ए में गया, फिर वापस एस में आया। तो ये जो टोटल टाइम लग रहा है इसमें, तो उस टाइम को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। कैपिटल टी से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया, टी क्या है, मतलब क्या है, एस में था, मैं फोर्स लगाया, बी में गया, फिर एस होते हुए ए में जाएगा, फिर इधर आएगा, तो फिर जब एस में आ रहा है, एक बार इससे स्टार्ट होके इधर घूम के फिर एस में आ रहा है, तो इसलिए ए वन साइकिल हो रहा है। या तो ऐसे भी देख सकते हो, अगर ए में है, इस पोजीशन से मैं अगर स्टार्ट करूं, मैं इस पोजीशन में स्टार्ट कर रहा हूं, मतलब ये गया, फिर इधर गया, फिर वापस जब इसमें आया तो एक साइकिल कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे ए से अगर मैं कंसिडर करूं कि ये ए पोजीशन से यहाँ इस तरफ आया, एस में गया, फिर बी में गया, फिर एस में होके फिर अगर वापस ए में आ रहा है जब, तो इतने में जितना टाइम लगा, ये टोटल मतलब ए से एस, फिर बी, बी से फिर एस, फिर ए में आने में जितना टाइम लगा, उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, मतलब तुम बी से भी ले सकते हो। अगर बी से तुम टाइम देखना शुरू करो, तो तुम वन साइकिल कब होगा, जब बी वापस यहाँ से एस में जा रहा है, फिर ए में जा रहा है, फिर एस में आ रहा है, फिर जब बी पे आएगा तो एक साइकिल कंप्लीट करेगा। तो बी इस पोजीशन में वापस नेक्स्ट टाइम जब इस पोजीशन में आएगा तो एक साइकिल कंप्लीट होगा, और ऐसे ये ऑक्सीलेट करता रहेगा। तो उस वन उस टाइम जो लग रहा है एक साइकिल होने में, उसको ही हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। ये और भी तुम लोग पढ़े हो, कहाँ पे पढ़े हो, एसी सिस्टम में। एसी में टाइम पीरियड पढ़ाया था ना मैं, एक साइकिल, ये एक साइकिल है, तो ये एक साइकिल होने में कितना जितना टाइम लग रहा है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। हाँ, और ये रिपीट होते जाता है, तो सेम तरीके का चीज है। टाइम पीरियड मतलब एक साइकिल होने में जो टाइम लग रहा है उसको हम लोग टाइम पीरियड बोल रहे हैं। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल के केस में है, ये क्या है, ये एक फिजिकल सिस्टम है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, एक फिजिकल सिस्टम है। तो अगर टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड हर समय कांस्टेंट ही होगा। अगर यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है तो ऐसे ही मूव करेगा, ए टू बी, ए टू बी, ए टू बी, एस होते हुए। ठीक है, तो इस सिस्टम का एक टाइम पीरियड है। अगर टाइम पीरियड है तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी भी है। फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी हम लोग बोलते हैं कि 30 सेकेंड लगने में कितना साइकिल हो रहा है, वन साइकिल। 30 सेकेंड लग रहा है एक साइकिल में, तो एक सेकेंड में कितना साइकिल होगा, वही है मेरा टाइम फ्रीक्वेंसी। समझ में आया, फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक सेकेंड में कितना साइकिल हो रहा है। जैसे 50 हर्ट्ज सिस्टम, अगर इस वेवफॉर्म की बात करें तो 50 हर्ट्ज सिस्टम मतलब एक सेकेंड में 50 साइकिल हो रहा है। और जो 60 हर्ट्ज सिस्टम है, अमेरिका में, यूएसए में जो सिस्टम है, जापान में जो सिस्टम है, वो है 60 हर्ट्ज सिस्टम। तो 60 हर्ट्ज सिस्टम मतलब क्या है, एक सेकेंड में 60 साइकिल्स हो रहे हैं, ऐसे
ये जो एक साइकिल किया हुआ है यहाँ तक, तो ऐसे 60 बार जा रहा है एक सेकेंड में। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है, यहाँ पे फिजिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो हम लोग का टाइम पीरियड आ रहा है, तो टाइम पीरियड अगर है तो उसमें फ्रीक्वेंसी भी है। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो टाइम पीरियड है, इसका एक फॉर्मूला भी आता है जो हम लोग पेंडुलम में पढ़ते हैं। मैं जस्ट यहाँ पे फॉर्मूला बता रहा हूँ, जस्ट समझने के लिए। कोई फॉर्मूला में कोई न्यूमेरिकल हम लोग का सिलेबस में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब ये जो टाइम पीरियड है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? लेंथ के ऊपर। दो चीजों के ऊपर लेंथ डिपेंड करता है। 2 पाई तो कांस्टेंट है, एल है और जी है। जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एल है लेंथ। किसका लेंथ? ये जो स्ट्रिंग है, मतलब ये जो रस्सी है, इसका लेंथ। तो अगर ये लेंथ इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो टाइम पीरियड भी क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? जी तो कांस्टेंट है ना? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो तो अर्थ सेम है। तो टी मेरा कांस्टेंट है। तो अगर मैं ये लेंथ, अगर लेंथ में कोई छेड़छाड़ नहीं करता हूँ, मतलब लेंथ को इंक्रीज भी नहीं करता हूँ, डिक्रीज भी नहीं करता हूँ, लेंथ कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा? क्या कांस्टेंट है? टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे और ज्यादा फोर्स लगा रहा हूँ, ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा? ये बॉब बी बी में ना रुक के और एक डिस्टेंस सी में जाके रुकेगा, है ना? सी में जाके रुकेगा, फिर ये वापस आके कहाँ पे रुकेगा? ए में ना रुक के कहाँ पे रुकेगा? डी में सपोज रुकता है। तो ऐसे ए सी और डी के बीच में ऑक्सीलेट करता रहेगा, लेकिन टाइम पीरियड क्या होगा? सेम रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि लेंथ में तो मैं कोई चेंजेस नहीं लाया। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या होगा? मेरा टाइम पीरियड सेम है। टाइम पीरियड सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है। तो मैं फोर्स ज्यादा लगा रहा हूँ, मतलब क्या हो रहा है? फोर्स ज्यादा लगा रहा हूँ मतलब ज्यादा जगह ये ट्रेवल कर रहा है ना? ज्यादा रास्ता वो, सही है कि ज्यादा रास्ता जा रहा है, लेकिन स्पीड ज्यादा है। उसी टाइम में पहले स्पीड कम था, अभी स्पीड ज्यादा है। तो स्पीड जिसका ज्यादा है वो ज्यादा जगह दूर जाएगा ना, लेकिन टाइम तो सेम रहेगा। मैं बोल रहा हूँ कि एक ट्रेन का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है और एक का स्पीड क्या है? 80 किलोमीटर पर आवर है। तो कौन सा ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा? 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर पर किलोमीटर, 80 किलोमीटर पर आवर, वो ज्यादा जाएगा ना। लेकिन टाइम तो दोनों का सेम है। तो उस तरीके से यहाँ पे स्पीड अलग हो रहा है, लेकिन टाइम जो है या फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी सेम होगा। ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है, चलो, तो इसके आगे समझते हैं। अभी हम लोग रेजोनेंस में नहीं आए, लेकिन ये समझेंगे रेजोनेंस को यहाँ पर, इस पेंडुलम में। तो इससे आहिस्ते आहिस्ते हम लोग क्या देखेंगे? इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस में जाएंगे। अगर रेजोनेंस समझ गए तो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस और भी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, और बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। इसमें चीज़ों को समझने की कोशिश करना। ये लाइफ टाइम है। कोई भी एग्जाम देने के लिए, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम है, सिर्फ इसे एक से में पास करना है ऐसा नहीं। तो इसको अच्छे से समझो, तो ये चीजें एकदम अंदर में चला जाएगा, कभी भूलोगे नहीं क्या है रेजोनेंस। अभी जैसे पता नहीं है रेजोनेंस, व्हाट इज रेजोनेंस, दिमाग में अरे बाप रे क्या वर्ड सर बता दिए हैं। ठीक है, तो चलो, तो हम लोग इसको और एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ। ये एक पोजीशन में आएगा, इधर एक पोजीशन में आएगा। ठीक है, तो ये ए पोजीशन, ये बी पोजीशन। ठीक है, ये जो बॉब है, मतलब एक बॉल जैसा है,
तो ये रोटेट कर रहा है। कब रोटेट कर रहा है? मैं फोर्स लगाया हूं तब। अब ये रोटेट करता रहेगा। अब मानो मैं क्या मेरा एम क्या है कि मैं इसको फोर्स को इंक्रीज कर रहा हूँ, फोर्स को ज्यादा फोर्स लगा रहा हूँ, तो क्या होगा? जैसे मैं लास्ट फिगर में बताया था कि और थोड़ा दूर ये जाएगा, है कि नहीं? और थोड़ा दूर जाएगा, जो कि ये डी पोजीशन में गया, ये सी पोजीशन में गया, ठीक है। लेकिन मेरा टी और फ्रीक्वेंसी ये दोनों क्या रहेगा? सेम रहेगा। मतलब टी सेम रह रहे तो टी इज ए फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टी। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा होता है, रिवर्स होता है। तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये घटता है तो ये बढ़ेगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? 1/t है ना। तो ये मतलब दोनों मतलब कांस्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं आएगा अगर मैं ज्यादा फोर्स भी अप्लाई करूं, लेकिन ज्यादा डिस्टेंस जाएगा। मतलब मुझे आउटपुट, ये क्या है? फोर्स लगाने, फोर्स एक इनपुट है, और ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब फाइनल ये यहाँ पे जो गया, यहाँ तक चला गया, ये आउटपुट मिला मुझे, ठीक है। तो कोई भी चीज में हम लोग जो इनपुट लगाते हैं तो मैक्सिमम आउटपुट होना चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम आउटपुट कब होगा? उसका कंडीशन होता है। ये कब हम लोग इसको फोर्स लगाएंगे, कब फोर्स लगाएंगे वो बताना है, वो समझना है। यहाँ पे ये दो पोजीशन है, ए और बी में ऑक्सीलेट कर रहा है, ठीक है। अब इसको मुझे सी पोजीशन में पहुंचाना है, ठीक है, और डी पोजीशन में वापस आना आएगा। तो यहाँ पे मुझे फोर्स लगाना है इस पोजीशन में। जब ये जो बॉब है वो जब यहाँ पे आ रहा है ऐसे बी पोजीशन में, ये वाला पोजीशन होते हुए जब ए पोजीशन में आ रहा है, जाके जस्ट घूम के फिर ये इस साइड जाएगा, तभी मुझे फोर्स लगाना है ना। यहाँ पे जब यहाँ पे फोर्स लगाना है, तभी फोर्स हम लोग को मैक्सिमम क्या मिलेगा? फोर्स मिलेगा कि ये यहाँ तक गया, सी पोजीशन में तक गया। अगर उससे भी ज्यादा करना है तो फिर सी से जब लौट के आए डी में, तब यहाँ पे मुझे फोर्स अप्लाई करना है। स्टार्टिंग में तो मैं कहाँ पे फोर्स लगाया था? यहाँ पे लगाया था, ठीक है। उसके बाद इस पोजीशन में अगर फोर्स लगाऊंगा तो इतना आउटपुट नहीं मिलेगा, यहाँ तक सी तक नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये लौट रहा है, ऑलरेडी लौट रहा है, बीच में लगाया तो उतना फोर्स नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, जब ये एकदम जस्ट यहाँ पे आके इसका वेलोसिटी 0 हो गया इस पोजीशन में, फिर ये घूमकर इधर जाएगा, ठीक है। तो जब इस साइड जाने का कोशिश करे तभी मुझे फोर्स देना है, तो तभी मुझे मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल फिजिक्स का बात है। तो ये सी पोजीशन में जाएगा। सिमिलरली अगर सी पोजीशन से भी ज़्यादा दूर फेंकना है इसको, तो इस यहाँ पे मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इस पोजीशन में, तब जाके ये और भी ज़्यादा दूर जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जब लौटना शुरू हो गया, सपोज यहाँ पे इस बीच में है, तब जाके अगर कोई फोर्स लगा रहे हो तो उतना आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका फ्रीक्वेंसी क्या था? एफ। किसका फ्रीक्वेंसी? बॉब का। यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सेम फ्रीक्वेंसी में मुझे क्या करना? धक्का देना पड़ेगा, है ना। जैसे यहाँ पे मानो कि ये जो बॉल है, मैं स्टार्टिंग में एक धक्का दिया, मानो तुम्हारे सामने एक रस्सी से एक बॉब लगा हुआ है, तुम्हें धक्का लगाना है, तो ये चला गया इधर, फिर आके इधर आएगा, तो ऐसे ऑक्सीलेट करेगा, ठीक है। और तुम्हें क्या करना पड़ेगा? हर बार, हर साइकिल में यहाँ पे, क्योंकि तुम ये फ्रिक्शन, यहाँ पे फ्रिक्शन है, ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा? तुम्हारे सामने एक रस्सी से बॉल को रखोगे और तुम थोड़ा फोर्स उसमें लगाओगे, तो वो कुछ देर बाद क्या होगा? फिर से
ऑक्सीलेशन खत्म तो कुछ देर बाद हो ही जाएगा, यहाँ पे एयर का फ्रिक्शन होता है। ठीक है, तो इसलिए तुम्हें अगर ये ऑक्सीलेशन मेंटेन करना है कि हर टाइम ए और बी तक जाए, ठीक है, तो इसके यहाँ पे तुमको हर बार क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हर टाइम मतलब हर साइकिल के एंड में एक फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे ए पोजीशन है, यहाँ पे बी पोजीशन है, ठीक है, तो ए में लगाओगे, ठीक है, तो ए में लगाओ, फिर कहाँ चला गया, एच बी पोजीशन में आ गया, फिर आज जब ए पोजीशन में आया तब एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, ए से बी जाके फिर अब ए में आ रहा है, तो एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तब मुझे फोर्स लगाना है। नहीं तो क्या होगा, ये नेक्स्ट टाइम क्या होगा, कम डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब ऑक्सीलेशन कम होते होते फिर ये इस पोजीशन में आ जाएगा। अगर नॉर्मल इसका पेंडुलम अगर ऐसे ही एयर में लगा हुआ है, एयर मीडियम में है, तो एयर में तो एक घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, घर्षण यानी फ्रिक्शन, फ्रिक्शन घर्षण के वजह से क्या होगा, ये रुक जाएगा। अगर नहीं एयर है, वैक्यूम में है, हाँ, तो ये नहीं रुकेगा, ये ऑक्सीलेट करता रहेगा, ऐसे ऑक्सीलेट करता रहेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग के एयर के मीडियम में रखते हैं, तो मुझे हर टाइम आके यहाँ पे धक्का देना पड़ेगा, सेम फोर्स, मतलब अगर बी और ए के बीच में ही घुमाना है तो सेम फोर्स ही लगाना है, अगर इससे ज्यादा करना है तो उससे थोड़ा ज्यादा फोर्स मुझे अप्लाई करना है। समझ में आया? तो यहाँ पे तो इसका फ्रीक्वेंसी जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं वो क्या है, सोर्स है, यहाँ पे जो फोर्स लगा रहे हैं उसको हम लोग सोर्स बोल रहे हैं। तो सोर्स जो एनर्जी भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम में, ये एक सिस्टम पेंडुलम सिस्टम है, उसमें हम लोग सोर्स हाथ से उसको धक्का दे रहे हैं, उसको हम लोग सोर्स बोल रहे हैं। तो हर बार हर साइकिल के एंड में मुझे सोर्स लगाना पड़ रहा है, तो मतलब इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सेम होगा, इसका फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। ये फ्रीक्वेंसी क्या था कि अगर ए और बी ऐसे मुझे इसके बीच में रोटेट करना है, तो ये फ्रीक्वेंसी है ना। तो उस फ्रीक्वेंसी को अचीव करने के लिए मुझे जो सोर्स लगाना पड़ रहा है, सोर्स का फ्रीक्वेंसी भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी ये सेम रहेगा, ये एफ रहेगा, है ना। तो दोनों का फ्रीक्वेंसी, सोर्स का फ्रीक्वेंसी और सिस्टम का फ्रीक्वेंसी दोनों ही क्या होगा, सेम होगा, तभी मुझे मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। मैं बोल रहा था ना, बीच में जाके अगर बीच में कुछ धक्का दो तो उतना फोर्स नहीं आएगा, ठीक है, तो वो कम फोर्स जनरेट होगा, तो उसमें मैक्सिमम आउटपुट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम आउटपुट कब मिल रहा है, जब सोर्स का फ्रीक्वेंसी और सिस्टम का फ्रीक्वेंसी सेम होगा। क्लियर है? अगर क्लियर नहीं है, अगर कुछ दिक्कत है तो मुझे बताना, बाद में जब वीडियो देखोगे मुझे कॉल करना। तो हमेशा मुझे आउटपुट मैक्सिमम रखना है, मतलब इस सिस्टम के लिए यहाँ पे आउटपुट क्या है कि इसको दूर फेंकना है, बॉब को जितना दूर फेंकना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या है, यहाँ पे लगाना पड़ेगा फोर्स, और फोर्स का फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, सिस्टम का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, क्योंकि ये मतलब सेम फ्रीक्वेंसी में मैं इसका भी फ्रीक्वेंसी जब ए और बी के बीच में घूम रहा है, मूव कर रहा है, ऑक्सीलेट कर रहा है, तब जो फ्रीक्वेंसी है डी और सी के बीच में तब सेम फ्रीक्वेंसी में ही है, क्योंकि मैं बताया था ना टाइम पीरियड सेम होता है अकॉर्डिंग टू ये फॉर्मूला से एल बाई जी। तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/t होता है। तो फ्रीक्वेंसी सेम रखना है, किसका किसका, ये सिस्टम का, ये तो पेंडुलम का है, सिस्टम का, और ये फ्रीक्वेंसी कहाँ से मुझे मिल रहा है, सोर्स में, तो सोर्स को भी सेम फ्रीक्वेंसी में दोगे तो क्या होगा, मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। मैक्सिमम आउटपुट मतलब ये जो ये जितने जो पोजीशन में जा रहा है, बी पोजीशन में, मतलब यहाँ पे एक में फोर्स लगाया बी पोजीशन और ए पोजीशन में, बी पोजीशन तक गया, ठीक है, और एक में फोर्स लगाया सी पोजीशन में गया, तो दोनों में क्या है, फ्रीक्वेंसी तो सेम है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो तो मैंने ऑलरेडी बताया, क्योंकि टी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, स्ट्रिंग के ऊपर, ना कि फोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। स्ट्रिंग के ऊपर मतलब इसका लेंथ के ऊपर, ये तो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं चेंज क्या कर रहा हूँ, फोर्स में।
फोर्स में चेंज कर रहा हूँ और इसका स्पीड ज़्यादा हो रहा है, स्पीड ज़्यादा कम हो रहा है, लेकिन ये तो स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं है। ठीक ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है दोनों के केस में। तो मुझे अगर मैक्सिमम आउटपुट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ उसका फ्रीक्वेंसी, मतलब हर साइकिल के एंड में मुझे एक धक्का देना है, फिर धक्का देना है। ठीक है, फिर कुछ देर टाइम पीरियड बाद धक्का देना है। सपोज मैं मान लेता हूँ कि टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, मतलब ए से बी होके फिर ए में आने में, एक साइकिल होने में 2 सेकेंड लग रहा है। तो हर 2 सेकेंड के बाद मैं फोर्स लगा रहा हूँ ताकि ये ऑक्सीलेशन मेंटेन रहे, है ना। क्योंकि ये एयर मीडियम है तो मेंटेन नहीं रहेगा अगर फोर्स नहीं लगाऊंगा, ये रुक जाएगा। ठीक है, वैक्यूम में ये चलता रहेगा ऑक्सीलेशन, लेकिन यहाँ पे रुक जाएगा एयर में। तो यहाँ पे मुझे फोर्स लगाना है। ठीक है, तो फोर्स लगाने के बाद में ये जो मुझे बी पोजीशन तक गया, इस पोजीशन में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसका फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी सेम होना है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम आउटपुट का, मैक्सिमम आउटपुट का कंडीशन क्या है, मुझे फ्रीक्वेंसी सेम रखना है। फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम। ठीक है, किसका किसका, सोर्स एंड सिस्टम। ये जो पेंडुलम सिस्टम है उसमें जो सोर्स में सोर्स मतलब क्या है, फोर्स जो लगा रहा हूँ, तो इसका। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब सपोज मैं अलग अलग करूं, मैं तो बोल रहा हूँ सेम होना चाहिए, अलग अलग करूं, अलग अलग मतलब तुम मानो कि फोर्स में यहाँ पे ना लगा के, मैं थोड़ा नीचे दिखाता हूँ पेज में। क्लियरली समझना चीज को, बहुत टाइम लेके मैं बता रहा हूँ क्योंकि जाके आके तुम लोग ये समझ जाओ। ये बॉल है, ये बॉल मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ। यहाँ पे ये था मेरा बी पोजीशन, ए पोजीशन। ठीक है, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी अलग होगा। कैसे अलग होगा, ये तो मानो कि मुझे ऐसे ऐसे घूमना चाह रहा है। ठीक है, ये घूमना चाह रहा है ए और बी के, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे हर 2 मिनट के बाद, अगर टाइम पीरियड 2 है तो 2 सेकेंड बाद बाद मुझे यहाँ पे फोर्स लगा रहा है। अब मैं 2 सेकेंड बाद यहाँ पे फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, मैं कहाँ लगा रहा हूँ, जब ये बॉल घूम के वापस इस पॉइंट पे आ गया तब मैं फोर्स लगा रहा हूँ। तो इसमें तो टाइम ज्यादा हो गया ना, यहाँ पे आने के बाद और इतना टाइम ज्यादा लग गया। तो मेरा क्या होगा, टाइम पीरियड चेंज हो गया, टाइम पीरियड चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा तो मेरा मिसमैच हो जाएगा किसमें, सिस्टम का फ्रीक्वेंसी और ये जो एनर्जी का, मतलब सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी वो अलग हो गया। अब ये अलग हो गया तो यहाँ पे जो हम लोग फोर्स, सेम फोर्स अगर लगाएंगे तो उतना आउटपुट में नहीं दिखेगा। ठीक है, मान लो ऐसे मैं चाह रहा हूँ कि ये जो सिस्टम है वो चाह रहा है कि ऐसे ऐसे घूमता रहे, ऐसे ऐसे यहाँ पे ए और बी में घूमता रहे, तो मुझे यहाँ पे देना चाहिए था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बॉल को मैं पकड़ लिया, बॉल को पकड़ के बहुत स्लोली मुझे स्लो लेके जा रहा हूँ, मतलब बहुत स्लोली मैं इसको पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता बी पोजीशन में लेके जा रहा हूँ, लेकिन ये तो खुद जाना चाह रहा है फास्ट, तो उसमें हम लोग का जोर ज्यादा लग जाएगा, मतलब फोर्स ज्यादा यूज होगा रोकने के लिए, रुक रुक के जाना पड़ रहा है ना। तो उसमें क्या हो रहा है, एनर्जी मुझे ज्यादा लग गया लेकिन आउटपुट उतना नहीं आया। ठीक है,
वही चीज़ है, अगर मैं बहुत मतलब सिस्टम का जो फ्रीक्वेंसी है उससे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में यूज़ करूँ, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब सिस्टम का जो कुछ फ्रीक्वेंसी है, मैं उसको बहुत फास्ट मूव और भी ज़्यादा फास्ट मूव करना चाह रहा, लेकिन सिस्टम तो सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि सिस्टम क्या कर रहा है, सिस्टम का अपना जो है वो स्लोली ऑक्सीलेट कर रहा है, तो मुझे ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए क्या हो रहा है कि मुझे ज़्यादा में मतलब इनपुट ज़्यादा हो रहा है लेकिन आउटपुट मुझे उतना नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये जो कंडीशन, तो एक ही कंडीशन है जिसमें मुझे आउटपुट मैक्सिमम मिलेगा, जब मेरा सोर्स फ्रीक्वेंसी इक्वल होगा सिस्टम फ्रीक्वेंसी के साथ। सिस्टम फ्रीक्वेंसी दोनों का फ्रीक्वेंसी जब इक्वल होगा तभी ये मैच करेगा और मैक्सिमम आउटपुट आएगा। मैक्सिमम आउटपुट मतलब जोर कम लग रहा है, मिनिमम मतलब अपोजिशन मिनिमम हो रहा है। बीच में अगर मैं यहाँ पे करूँ, यहाँ पे अपोजिशन लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी इधर जाने वाला है, फिर मैं यहाँ पे मुझे फोर्स लगाना है, ठीक से लगेगा नहीं और उतना वो नहीं जनरेट हो पाएगा, है ना। तो क्योंकि इसको समझो ऐसे, जब जब प्लेयर बैट करता है, बैटिंग करते हैं, तो जब बॉल बैट एकदम टाइमिंग होता है तब बॉल एकदम एफर्टलेसली चला जाता है, कितना दूर चला जाता है। लेकिन एक बार बहुत जोर घुमाया बैट को, बल्ला को बहुत जोर घुमाया मतलब बहुत फोर्स लगाया, लेकिन बॉलर के पास ही जाके गिरा, है ना। तो वही वैसा चीज है, इसको वैसे समझना पड़ेगा। तो इसलिए उसमें हम लोग जोर ज्यादा लगा रहे हैं लेकिन आउटपुट नहीं आया, आउट हो गया। मतलब तुम्हारा 12 यार्ड जो है, 22 गज है, वही क्रॉस नहीं कर पाया, तो पूरा बाउंड्री को क्रॉस तब कर लेता है उससे कम, जब टाइमिंग सही होता है। वो जब टाइमिंग होता है, टाइमिंग मतलब फोर्स को सही समय पर सही जगह पे लगना, बॉल के सही जगह पे लगना होता है, बॉल और बैट के सही फोर्स अप्लाई होता है, तभी जाके टाइमिंग होता है, तभी ये मैक्सिमम आउटपुट आता है। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी, सेम चीज़ है ये, है ना। तो हम क्योंकि हम लोग कम पावर यूज करेंगे, मैक्सिमम आउटपुट मुझे चाहिए कोई सिस्टम में ना, क्योंकि सोर्स कम है, सोर्स को मुझे यूटिलाइज करना है कम सोर्स में, मतलब कम वैल्यू ऑफ सोर्स में मुझे ज़्यादा अगर आउटपुट मिलेगा तो वही ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम होगा। तो वही चीज़ है। तो ये जो, तो रेजोनेंस यहाँ पे कहाँ आ रहा है, रेजोनेंस यहाँ पे कहाँ आ रहा है, ये जो जब सोर्स फ्रीक्वेंसी और सिस्टम फ्रीक्वेंसी सेम होता है जिस कंडीशन पे, उसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस, अनुनाद हो रहा है। समझ में आया। तो रेजोनेंस क्या है, जब फ्रीक्वेंसी अगर अलग हो गया तब रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस कब है, जब सोर्स फ्रीक्वेंसी और सिस्टम का जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम हो जाता है, तब मुझे मैक्सिमम आउटपुट मिलता है, उसी को ही हम लोग रेजोनेंस बताएंगे। देखो तुम लोग, जब हम लोग इसके बाद इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस में आएंगे तब चीज़ों को रिकलेक्ट, मतलब क्लास में जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, तो वो रिकलेक्ट कर पाओगे, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट में, मैं थोड़ा बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजोनेंस में क्या होता है, करंट मैक्सिमम होता है। ये तो डिस्टेंस है, ये मैकेनिकल सिस्टम है, इसमें आउटपुट डिस्टेंस था कि ज़्यादा डिस्टेंस ये कवर किया, मतलब उतना ज़्यादा अच्छा है। और वहाँ पे इलेक्ट्रिकल में क्या है, सेम वोल्टेज, वोल्टेज क्या है, टाइप ऑफ फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है। तो सेम वोल्टेज में मैं अगर मुझे अगर करंट ज़्यादा मिलता है तो वो सिस्टम तो सही होगा, है ना। करंट मुझे ज़्यादा मिल रहा है, मैं ज़्यादा करंट ज़्यादा मिलेगा तो बहुत करंट रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो ऑपरेट अच्छे तरीके से कर पाएगा, है ना। तो वही चीज़ है, ऐसे रिलेट करना है, वो मैं रिलेट करवाऊंगा। मैं थोड़ा ये बता दिया क्योंकि जो जो पढ़े हो इसको अभी थोड़ा चीज़ों को रिलेट कर पाओ, मतलब इलेक्ट्रिकल से ये फिजिकल सिस्टम। तो यहाँ पे आउटपुट क्या है, यहाँ पे आउटपुट है डिस्टेंस, जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ये,
है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस है बी इस फोर्स के लिए। ठीक है, और वो कब आएगा, जब सोर्स फ्रीक्वेंसी सिस्टम फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे। तो रेजोनेंस क्या पता चला, रेजोनेंस क्लियर हुआ सबको। रेजोनेंस कब होता है, जब मुझे मैक्सिमम आउटपुट मिलता है सिस्टम में। अब कुछ काम कर रहे हैं तो एनर्जी तो देना पड़ेगा, तो जो एनर्जी दे रहे हैं उसमें से अगर कम ही आउटपुट आए तो फायदा क्या है, एनर्जी तो एफिशिएंट नहीं है, वो एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम नहीं है। तो एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सोर्स फ्रीक्वेंसी और सिस्टम का जो फ्रीक्वेंसी है दोनों सेम होना है। जैसे यहाँ पे मैकेनिकल सिस्टम में हो रहा है, तब जाके ये हो रहा है, बैट से बॉल लग रहा है, टाइमिंग हो रहा है, तभी मुझे मैक्सिमम एफिशिएंसी। वो जो टाइमिंग हो रहा है, जिस पोजीशन में वो बॉल छक्का हुआ, वो क्या है, रेजोनेंट कंडीशन है, रेजोनेंस हो रहा। क्लियर है, चलो।